विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां हम लोग व्याकरण की नियमित कक्षाएं देख रहे हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने समास से संबंधित अध्ययन किया। इसमें समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं और समास के भेदों के अंतर्गत अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास पर हम लोग पहुँचे थे। तत्पुरुष समास के अंतर्गत भेदों का अध्ययन करके हम लोग उपभेद का भी अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें 2 उपभेद रह गए हैं। मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ। अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, मयूर वस्कादि, मध्यम पदलोपी प्रादि और जो है नई तत्पुरुष, ये तत्पुरुष के उपभेद हैं, जिनमें मैं आपको नए तत्पुरुष और मध्यम पदलोपी के बारे में अभी बताऊंगा। नए तत्पुरुष और उसके बाद मध्यम पदलोपी। मध्यम पदलोपी के उदाहरण कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे नए तत्पुरुष की, तो अभाव, किमा, निषेध, ठीक है ना, के अर्थ में ये शब्दों के पूर्व में आ या अन लगाने से, ठीक है, आ या अन लगाने से बनते हैं। और इसके जो उदाहरण हैं उनमें अभाव, ठीक है ना, अधर्म और अन्याय, अयोग्य, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब बात करें अगर मध्यम पदलोपी की, जिस समास का पहले पद का संबंध, जिस समास के पहले पद का संबंध दूसरे पद से बतलाने वाले शब्द में अध्याहृत रहता है। अध्याहृत माने जुड़ा रहता है, ठीक है, वहाँ पर या उस समास को मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। हिंदी में इसके कई उदाहरण हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनमें सबसे पहला उदाहरण है दही बड़ा, ठीक है, दही बड़ा। उसके बाद और उदाहरण की बात करें तो गुड़म्बा, ठीक है, गुड़ में भिगोया हुआ या गुड़ में उबाला हुआ आम, दही बड़ा, दही में भिगोया हुआ बड़ा, ठीक है, घृतान्न, घृत से मिलाया हुआ अन्न, ये इसके जो है उदाहरण है। अब हम लोग बात करेंगे कर्मधारय समास की। तो कल भी मैंने ये बताया था कि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। परिभाषा की अगर बात करें तो जिस तत्पुरुष समास में समस्त होने वाले पद, ठीक है ना, समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो और विशेषण और विशेष्य भाव को प्राप्त हो। विशेषण विशेष्य भाव को प्राप्त हो कहने का मतलब है कि एक पद जो है विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, वो जो है कर्मधारय समास कहलाते हैं। विशेषण विशेष्य भाव को प्राप्त, ठीक है ना, ये आपकी कर्मधारय की परिभाषा रही, ठीक है। अब हम बात करेंगे कर्मधारय समास के उदाहरणों की। तो कर्मधारय के उदाहरण कल भी हमने बताया था, नील कमल, नील पुष्प, ठीक है ना, उसके बाद पीतांबर, नीलांबर, ठीक है, ये आपके जो है कर्मधारय के उदाहरण है। अब हम बात करेंगे कर्मधारय के भेदों की। तो कर्मधारय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें आपका पहला है विशेषण पूर्व पद, ठीक है, दूसरा है विशेष्य पूर्व पद, ठीक है, पहले में विशेषण पहले पद में रहता है, दूसरे में विशेष पूर्व पद में रहता है, और उसके बाद जो तीसरा है वो है विशेषणों उभय पद, और चौथा है विशेष्य उभय पद। यहाँ एक बार मैं लिख के बता दे रहा हूँ। पहला है विशेषण पूर्व पद, विशेषण पूर्व पद, उसके बाद विशेष्य पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, उभय पद विशेषण या विशेषण उभयोपद, विशेषण उभयोपद, ठीक है ना, और विशेष उभयोपद, ये आपके विशेष उभयोपद, ये आपके कर्मधारय समास के 4 प्रमुख भेद हैं। अब जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, विशेषण पूर्व पद की बात करें तो जिस समास का पहला पद विशेषण होता है, पूर्व का पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहा जाता है। इसका उदाहरण है पीतांबर, परम ईश्वर या परमेश्वर, ठीक है, छुट भैये, नील गाय इत्यादि, ठीक। अब बात करें हम विशेष्य पूर्व पद की, तो इसमें पहला पद विशेष्य होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह पहले होता है और जो विशेषता बताता है वो बाद में होता है। इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, एक ही उदाहरण, 1-2 उदाहरण आपको मिल सकते हैं, जैसे कुमार श्रमणा, ठीक है ना, इसका उदाहरण क्या है, विशेष पूर्व पद का
कुमार श्रवणा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कुंवारी लड़की, ठीक है ना, और संन्यास ली हुई, जो कुंवारी लड़की जो संन्यास ली हो। उसके बाद दूसरा उदाहरण विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, दूसरा उदाहरण क्या है, विंध्य पर्वत, ठीक। अब हम बात करेंगे तीसरे, जो कि हमारा है विशेषण उभयोपद, ठीक है। तीसरा क्या है, विशेषण उभयोपद। इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं, जैसे लाल पीला, ठीक है, कहनी अनकहनी, सुनी अनसुनी, ठीक है। उसके बाद शीत उष्ण शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण, शीत भी और उष्ण भी, नीला पीला, है ना, या लाल पीला, ठीक है। ये आपके विशेषण उभयोपद के उदाहरण हुए। अब बात करेंगे हम लोग विशेष उभयोपद की। तो विशेष उभयोपद में दोनों पद विशेष होते हैं। इसका उदाहरण है आम गाछ, है ना, आम गाछ और वायस दंपति, आम गाछ, ठीक, और वायस दंपति, ठीक। यहाँ पर दोनों पद विशेष हैं। अब बात करेंगे हम लोग कर्मधारय समास के कुछ उपभेद हैं उनकी, जिनमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्मधारय समास के 3 प्रमुख उपभेद हैं, जिनमें उपमान कर्मधारय, उपमिति कर्मधारय और रूपक कर्मधारय, ठीक है। इसके मैं केवल आपको उदाहरण बताऊंगा। उपमान कर्मधारय की बात करें अगर, तो विद्युत चंचला, ठीक है, विद्युत जैसी चंचला। यहाँ पर उपमा अलंकार में जो वो शब्द प्रयुक्त होते हैं, वाचक शब्द, और विग्रह करते समय वे वाचक शब्द आपको यहाँ दिखाई देंगे। उपमित कर्मधारय की बात करें तो अधर पल्लव, है ना, अधर पल्लव और नरसिंह, ये आपके जो है उपमित कर्मधारय के उदाहरण हैं, अधर पल्लव और नरसिंह। रूपक कर्मधारय की, ठीक है ना, तो रूपक कर्मधारय जो कि तीसरा आपका कर्मधारय का उपभेद है, उसमें उदाहरण है मुख चंद्र, ठीक है, मुख ही है चंद्र, ठीक। उसके बाद विद्या रत्न, विद्या ही है रत्न। ये आपके उपमित कर्मधारय के भेद रहे। अब हम चलेंगे द्विगु समास की ओर। अब हम चलेंगे द्विगु समास की ओर। द्विगु समास किसे कहते हैं, आप ये जानते हैं कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही द्विगु समास का भी अध्ययन होता है, या यूँ कहें कि जिस कर्मधारय समास की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कर्मधारय समास का जब पहला पद संख्यावाची होता है तो वह द्विगु समास कहलाता है। तो जिस कर्मधारय समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। इसके 2 प्रमुख भेद हैं, जिनमें समाहार द्विगु और दूसरा है उत्तर पद प्रधान द्विगु, ठीक है, उत्तर पद प्रधान द्विगु। तो समाहार द्विगु का अर्थ है समुदाय से इकट्ठा होना, या ऐसे आप मान लीजिए समेटना, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं, त्रिलोक, ठीक है ना, त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, तीनों लोकों का समाहार। उसके बाद नवरात्रि, ठीक है, नवरात्रियों का समाहार। ये आपके जो है समाहार द्विगु समास हैं, ठीक है। अब हम बात करें अगर उत्तर पद प्रधान द्विगु की, तो ये इसमें जो है उदाहरण है द्वय मातुर, द्वि सूती, ठीक है ना, पंच हत्थड़, ये सब आपके जो है उत्तर पद प्रधान द्विगु के उदाहरण हैं, ठीक। ये तो रहा हमारा द्विगु समास, जो कि थोड़ा छोटा है अपेक्षाकृत अन्य समासों से। अब हम बात करेंगे द्वंद्व समास की, ठीक है। अब हम बात करेंगे द्वंद्व समास की। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, कहने का तात्पर्य है कि पहला पद भी और दूसरा पद भी दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे दाल रोटी, ठीक है, दाल और रोटी, ठीक, ये आपका जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, इनमें आपका जो है राम लक्ष्मण, ठीक है ना, और उसके बाद सीता राम, ये सब आपके जो है द्वंद्व समास के ही उदाहरण हैं, ठीक। अब हम बात करें द्वंद्व समास के भेदों की, तो द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला आपका है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व और तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। एक एक की बात करें।
इतरेतर द्वंद्व में वह द्वंद्व समास जिसमें और से, वह द्वंद्व समास जिसमें और से सभी पद जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और पृथक अस्तित्व रखते हैं, ठीक है, और पृथक अस्तित्व रखते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं? इतरेतर द्वंद्व कहलाते हैं। जैसे ऋषि, मुनि, गाय, बैल, ठीक है, भाई, बहन, ठीक। उसके बाद राम, कृष्ण, ये भी मैंने आपको बताया ही था। माँ, बाप, ठीक है, पिता, पुत्र, ये आपके जो है इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हैं। अब बात करें अगर समाहार द्वंद्व की, तो समाहार का अर्थ है समिष्टि या समूह। तो जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़े, यहाँ पर भी कहा जा रहा था कि और से जुड़े और उसका पृथक पृथक अस्तित्व हो, और यहाँ भी कहा जा रहा है कि और समुच्चय बोधक से जुड़े पर पृथक पृथक अस्तित्व ना रखें, ठीक है। हमने पहले इतरेतर द्वंद्व में कहा कि और से तो जुड़ते हैं लेकिन पृथक पृथक अस्तित्व रखते हैं, ठीक है। और यहाँ ये कहा जा रहा है समाहार द्वंद्व में कि और से तो जुड़ते हैं लेकिन पृथक पृथक अस्तित्व नहीं रखते हैं, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे हाथ पाँव, है ना, हाथ पाँव, अगर हाथ और पाँव अलग किया जाएगा तो हो जाएगा हाथ और पाँव दोनों ही शरीर के अंगों से ही संबंध रखते हैं, ठीक। उसके बाद सांप, बिच्छू, कुर्ता, टोपी, नोन, तेल, अन्न, जल, ये आपके जो है समाहार हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे वैकल्पिक द्वंद्व की। तो जिस समास या जिस द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच, ठीक है, दोनों पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक, है ना, अव्यय छिपे रहते हैं, उन्हें वैकल्पिक द्वंद्व कहा जाता है। इसका उदाहरण है पाप पुण्य, धर्माधर्म, धर्म, ठीक है, धर्माधर्म, ठीक, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, ठीक है, भला बुरा, ठीक, थोड़ा बहुत, ये आपके जो है वैकल्पिक द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास की, ठीक। अब हमारा जो काफिला है वो पहुंचा है बहुब्रीहि समास के तरफ। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा है कि जिस समास का पहला और दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है या अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका उदाहरण है, एक उदाहरण ये आप जो है उसमें भी देख रहे होंगे, है ना, कर्मधारय समास में भी। तो यहाँ पर इसका विग्रह जो है अलग हो जाएगा। पीला है अंबर जिसका, है ना, पीला है अंबर जिसका, ठीक। यहाँ पर जो है ये भी बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण है, ठीक। अब हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास के भेदों की। तो बहुब्रीहि समास में मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं, ठीक। सबसे पहला जो है वो है समानाधिकरण बहुब्रीहि। कौन सा है? समानाधिकरण बहुब्रीहि। इसकी परिभाषा में कहा गया है कि इसमें सभी पद प्रथमा विभक्ति, ठीक है ना, अर्थात कर्ता कारक के होते हैं, ठीक है। इसमें सभी पद प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के होते हैं, इसको बोलते हैं समानाधिकरण बहुब्रीहि, समानाधिकरण बहुब्रीहि, ठीक। इसमें सभी पद प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक के होते हैं, लेकिन जो समस्त पद होता है, ठीक है ना, समस्त पद द्वारा जो अन्य उक्त होता है, ठीक है ना, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण आदि में उक्त होता है, ठीक है ना। अब देखने वाली बात है उदाहरण के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करें अगर उदाहरणों की, तो सबसे पहले है प्राप्तोदक, प्राप्त है उदक जिसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो अन्य उक्त है, यहाँ पे कर्म कारक की विभक्ति का चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक। इसी तरीके से दूसरा जो उदाहरण है जितेंद्रिय, ठीक है। तो यहाँ इसका हो जाएगा जीत ली है या जीती गई हैं इंद्रियां जिसके
द्वारा। ठीक, ये आप देख रहे होंगे करण में उक्त है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे ऐसे ही संप्रदान की। तो संप्रदान में जो है दत्त भोजन इसका उदाहरण है। अब बात करें अगर अपादान की, तो निर्धन, निकल गया है धन जिससे। तो निर्धन में आप ये याद रखेंगे कि बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, पीताम्बर आपका जो है वो षष्ठी में उक्त है। ठीक, उसके बाद मिठबोला है और उसके बाद नेक नाम है, सतखंडा है। ये आपके सभी कारकों में उक्त हैं अलग अलग। ठीक, इसका विग्रह करने पर स्पष्ट हो जाएगा। अब हम बात करें दूसरा जो भेद है बहुव्रीहि समास का, समानाधिकरण के बाद दूसरा था व्याधिकरण बहुव्रीहि। दूसरा कौन सा है? व्याधिकरण बहुव्रीहि। व्याधिकरण बहुव्रीहि, व्याधिकरण बहुव्रीहि। ठीक, व्याधिकरण बहुव्रीहि में कहा गया है कि जहाँ दोनों पद प्रथमा या कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, बाद वाला पद, ठीक है, जबकि बाद वाला पद संबंध या अधिकरण कारक का हुआ करता है। जैसे शूल पाणी इसका उदाहरण है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? शूल पाणी। शूल है पाणी में जिसके। ठीक है, फिर उसके बाद वीणा पाणी भी इसी का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे अगले भेद की बहुव्रीहि समास के। अगला भेद है तुल्ययोग बहुव्रीहि। कौन सा है? तुल्ययोग बहुव्रीहि। तुल्ययोग बहुव्रीहि ये आपका जो है तीसरा भेद है बहुव्रीहि समास का। इसी को सह बहुव्रीहि भी कहते हैं, जिसमें पहला पद सह हो। सह माने साथ हो। ठीक है, जिसमें पहला पद सह हो वह जो है आपका तुल्ययोग बहुव्रीहि होता है। सपरिवार, सपत्नी, है ना, सचेत, ये आपके जो है सबल आपके तुल्ययोग बहुव्रीहि के उदाहरण। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सबल, सपरिवार, सचेत, सपत्नी। ठीक है, फिर उसके बाद अंतिम जो बहुव्रीहि समास का जो भेद है वो है व्यतिहार बहुव्रीहि। ठीक है, व्यतिहार बहुव्रीहि में कहा जाता है जिसमें घात प्रतिघात सूचित हो। क्या हो? घात प्रतिघात सूचित हो, व्यतिहार बहुव्रीहि कहा जाता है। ठीक, इसमें मुक्का मुक्की, धक्का मुक्की भी इसी का उदाहरण होगा, है ना। कहा सुनी, खींचा तानी, डंडा डंडी, लाठा लाठी, ये आपके व्यतिहार बहुव्रीहि के उदाहरण हैं। ठीक है, एक उप भेद भी है इसमें, प्रादि बहुव्रीहि। तो इसमें कहा गया है कि जिस बहुव्रीहि का पूर्व पद उपसर्ग हो, ठीक है, पूर्व पद उपसर्ग हो, उसे प्रादि बहुव्रीहि कहते हैं। इसके उदाहरण है कुत्सित, ठीक है, और उसके बाद बेरहम, ये आपका जो है प्रादि बहुव्रीहि का उदाहरण है। इसी के साथ समास का टॉपिक जो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। पूरे चैप्टर का अध्ययन करें गंभीरतापूर्वक और उसके साथ साथ उदाहरणों पर ध्यान दें, क्योंकि उदाहरण ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।